हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो आज स्वागत है आपका हमारे हिस्ट्री के पार्ट में, जिसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। और हमारा जो पहला पार्ट रहने वाला है वो होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलो हम लोग जो फॉलो करेंगे वो करेंगे रेड्यूस सिलेबस को। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है उसमें वो है क्वालिफिकेशंस फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको किन किन क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला, नो पर्सन इज एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनलेस ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको प्रेसिडेंट का क्या करना है, इलेक्शन लड़ना है। दूसरा सुनो, हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपको 35 साल की उम्र को पार कर लेना है। ठीक है, तीसरा सुनो, इज़ क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों जो क्राइटेरिया हैं वो आपको बहुत ज़रूरत है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को लड़ने के लिए। क्या है, पहला है यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा आपको 35 की उम्र पार करनी पड़ेगी, और तीसरा आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि आप लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। कितने साल के लिए होल्ड करता है, 5 साल के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल के लिए होल्ड करता है प्रेसिडेंट अपना ऑफिस। और आगे क्या लिखा है वो पढ़ो। ही में बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। वो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि वीपी वाइस प्रेसिडेंट को लेकर क्या कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से 5 साल के अंतराल के पहले। दूसरा सुनो, द रेजिग्नेशन हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो मान लो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसने वाइस प्रेसिडेंट को बता दिया कि भाई मुझे अब नहीं करना है, मैं चला सोने। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट को ये बात जो है वो किसको बतानी पड़ेगी, स्पीकर को बतानी पड़ेगी। ठीक है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को बताएगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, स्पीकर को बताएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर होंगे बिल्कुल। आगे सुनो, आगे है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ये वर्ड एक समझ में आपको आना चाहिए, बहुत ज़रूरी। इम्पीचमेंट ये वर्ड क्या होता है, ठीक है। इम्पीचमेंट क्या होता है मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। इम्पीचमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि आप बड़े हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल को उनकी सर्विस से मिसबिहेवियर के लिए हटा सकते हैं। मतलब उसने कोई कांड किया हो अपने जीवन में, लेकिन वो बहुत हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो उसे हटाना इतना आसान नहीं है। तो इम्पीचमेंट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप क्या कर सकते हो, उस बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल को बुरे काम के लिए क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पढ़ो। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय इम्पीचमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स को भंग करने के लिए प्रेसिडेंट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। द रिजोल्यूशन टू सॉरी द रिजोल्यूशन टू इम्पीच द प्रेसिडेंट मे बी मूव्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो रिजोल्यूशन होता है, जो मतलब जो बात होती है, मेन बात होती है, वो आप शुरू किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कर सकते हो, यानी कि लोकसभा में भी कर सकते हो, राज्यसभा में भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे क्या है, इट मस्ट बी पास बाय 2/3 मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप ऑफ। मान लो, चलो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो कि लोकसभा में बात उठ गई, रिजोल्यूशन आ गया एक, मान लो ये रिजोल्यूशन है, वो आ गया कि प्रेसिडेंट को भाई हटाना है। ठीक है, तो मान लो 300 मेंबर हैं यहाँ पे आपके लोकसभा में, तो उसमें से कम 200 मेंबर्स को इस इम्पीचमेंट प्रोसेस के हक में वोट देना होगा, यानी कि सपोर्ट में वोट देना होगा, तभी पास होगा। ठीक है, और एक बार ये चीज़ हो जाती है, ठीक है, एक बार ये चीज़ का एक चीज़ ये कंफर्म हो जाती है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये लोकसभा जो है वो किसको भेजेगी, वो भेजेगी राज्यसभा को। राज्यसभा को भेजेगी, राज्यसभा में भी मान लो कि 300 मेंबर हैं। ठीक है, राज्यसभा में चलो मान लो वहाँ भी 300 मेंबर हैं, तो वहाँ भी क्या करना है, वहाँ भी 200 लोगों को ये पास करना है, तभी जाके क्या होगा, प्रेसिडेंट रिमूव होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे सुनो, देन द हाउ चार्जेस आर इन्वेस्टिगेटेड बाय द अदर हाउस। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ द चार्जेस आर सस्टेन्ड बाय 2/3 वोट इन अदर हाउस एज वेल द इम्पीचमेंट सक्सीड्स। मान लो लोकसभा में भी कन्फर्म हो गया, ठीक है, और राज्यसभा में भी क्या हो गया, कन्फर्म हो गया। इन दोनों हाउसेस में कन्फर्म हो गया, मतलब प्रेसिडेंट की टाटा बाय बाय। अब नए प्रेसिडेंट को क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आपको मैंने शुरुआत में इस सेशन में बताया था कि जो प्रेसिडेंट है उसको हम आप लोग इलेक्ट नहीं करते, हम लोग मिलके उसे हम लोग नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, चलिए उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। ठीक है, उसके क्या रीजंस होते हैं कि क्यों ऐसा होता है। ओके, सबसे फर्स्ट आप ब्लैक वाले लेटर्स को पढ़े कि फर्स्ट द पावर रैली रिसाइडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन पार्लियामेंट एंड नॉट इन द प्रेसिडेंट एज सच। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सुनो मेरी बात। आपको पता है, आपने जनरल बातचीत में सुना होगा, मैं अगले चैप्टर में मैं आपको प्राइम मिनिस्टर में पढ़ा भी दूंगा इसके बारे में, लेकिन आपने जनरल बातचीत में बिल्कुल सुना होगा। क्या सुना होगा कि भाई जो मेनली जो पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर ये करता वो करता, प्रधानमंत्री उसके नेता वगैरह, काउंसिल। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास उतनी खास पावर होती नहीं। तो अगर आप डायरेक्ट इलेक्शन करवाओगे प्रेसिडेंट का और उससे कुछ ज़्यादा पावर नहीं दोगे तो ये बेकार की बात होगी, एनोमैली होगी। एनोमैली का मतलब होता है बेकार की बात। ठीक है, दूसरा सुनो,
सेकेंड, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू रिमेन अ क्वाइट एंड डिग्निफाइड अफेयर, ठीक है, ये वाला पॉइंट। इसमें क्या है कि जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था, वो चाहते थे कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो बहुत शांत एक अफेयर हो, शांत एक कार्य हो, जिसको बहुत शांति से बहुत सही तरीके से किया जाए, ज़्यादा हौच पौच यानी कि ज़्यादा दिक्कत ना आनी चाहिए इस कार्य में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे सुनो। थर्ड, इट वुड बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एन इलेक्टोरल मशीनरी फॉर एन इलेक्शन इन विच मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव टू पार्टिसिपेट। अब भाई पूरे देश में प्रेसिडेंटल इलेक्शन करवाओगे तो बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारी ये वो लगेगा ना, बहुत रिसोर्सेज खर्चे होंगे, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। प्राइम मिनिस्टर वाले इलेक्शन में तो किसी तरह झेल भी लोगे, लेकिन अगर आप 2 ऐसे इलेक्शन करवाते हो हमारे देश में तो ये चरमरा जाएगा पूरा देश, ठीक है, ये नहीं हो सकता, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, चौथा सुनो। A direct election would place so much power in the hands of the masses, many of whom being illiterate even now. यहाँ लिखा है कि अगर हमने प्रेसिडेंटल इलेक्शन को अगर एक डायरेक्ट इलेक्शन बना दिया और लोगों को वोट देने के लिए कह दिया तो उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी, और बहुत सारे लोग उसमें से अभी तक क्या है, इलिटरेट यानी कि क्या है, अनपढ़ गवार है, इनका कोई मतलब नहीं कि कैसे वोट देना है, क्या स्थिति है, उन्हें इस बारे में कोई मतलब नहीं है, इसलिए ज़्यादा पावर प्लेस हो जाएगी, इसीलिए ये काम नहीं किया गया, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ। जो अगला टॉपिक है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज एंड द वैल्यू ऑफ वोट्स, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। इलेक्टोरल कॉलेज वो होता है जो पर्टिकुलर लोग एक हाई डिग्निटरी को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि ऐसे चुनिंदा लोग जो एक प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करते हैं, ऐसे कुछ जो चुनिंदा लोग होते हैं, जो स्पेशल लोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो यहाँ देखो, यहाँ पे है कि द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आपको तो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। एक है हम आपकी लोकसभा, जिसे हम कहते हैं लोअर हाउस, एक आती है हमारी राज्यसभा, जिसे कहते हैं अपर हाउस। वो आप क्लास 10 में बहुत डिटेल में पढ़ के आए हो, तो ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। तो राज्यसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मान लो 600 लोग हैं दोनों में मिला के, मैंने पिछले एग्जांपल के साथ 300 गए थे, तो 600 लोग यहाँ पे हैं। एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म लगता है कुछ लोगों को, लेकिन मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ। आपके शहर के जो विधायक हैं, हमारे विधायक जी जो हैं आपके शहर के, वही क्या करते हैं, एक पार्ट प्ले करते हैं प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करने के लिए। मतलब कि जो आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का, तो वहाँ पे आपके शहर के विधायक चुने जाते हैं, ठीक है। तो वही लोग जो भी हैं वो भी इसमें काम करते हैं। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, दैट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ द LS + RS में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि LS + RS, और क्या, और आपको चीज़ याद रखनी है, और आपको याद रखनी है VS यानी कि विधानसभा। ये लोग मिलके प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे सुनो। अब बढ़ते हैं इसके मेन पार्ट की तरफ, जो कि है प्रेसिडेंट के फंक्शंस। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किन फंक्शन के साथ, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लेजिस्लेटिव फंक्शंस के साथ, ठीक है। लेजिस्लेटिव फंक्शंस, लेजिस्लेटिव यानी कि पावर मेकिंग फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, फर्स्ट है हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि एग्जीक्यूटिव विंग, यानी कि आपकी जो एग्जीक्यूटिव विंग है उसका वो हेड होता है, यानी कि जो आप काम करते हो, जो एग्जीक्यूट करते हो अपने लॉस को, जो प्लान्स को, एग्जीक्यूटिव के वो हेड हैं। सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्हीं के नाम पर इशू किए जाते हैं, ठीक है। मैंने शुरुआत में गलती से कह दिया कि ये लेजिस्लेटिव पावर्स है, परंतु ये एग्जीक्यूटिव पावर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आपने जो देखे होंगे वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, खेल मंत्री, प्रसारण मंत्री, ये जो होते हैं ये सभी कौन चुनते हैं, वो चुनते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भले या प्राइम मिनिस्टर को आप इलेक्ट करते हो वोट डाल के, लेकिन जो उसका नॉमिनेशन होता है वो कौन करता है, वो करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फिर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो प्राइम मिनिस्टर से पूछ के करता है कि भाई इस बंदे को क्या बनाए, इस बंदे को खेल मंत्री, इसको सिंचाई मंत्री, इसको कपड़ा मंत्री। वो आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द हाई डिग्निटरीज ऑफ द स्टेट। जो हाई डिग्निटरीज होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड हाई कोर्ट के जजेस, वो सब का बैठाना हटाना, ये सब काम किसके हाथ में रहता है, वो होता है प्रेसिडेंट के हाथ में। बहुत सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना कॉम्प्लेक्स लगेगा, जितना ईजी करोगे उतना क्या लगेगा, उतना लगेगा ईजी। आगे सुनो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को यूनियन टेरिटरीज़ को क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। जैसे कि इंडिया में हमारे साथ यूनियन टेरिटरीज़ हैं, दिल्ली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ एंड ऑल। इन सभी को एडमिनिस्टर कौन करता है, वो करता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आखिरी पॉइंट सुनो। कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। जब प्रेसिडेंट का रूल लगता है, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक होती है किसी स्टेट में, तो प्रेसिडेंट का रूल लगता है। उस समय
कंट्रोल ऑफ द स्टेट जो होती है वो पूरी तरह से क्या होती है, प्रेसिडेंट के हाथ में होती है पूरी कंट्रोल। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जम्मू कश्मीर में क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ होता है, यानी कि वहाँ का सारा देखभाल कौन करता है, सारा काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अभी भी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल ही लगा हुआ है जब से पीडीपी बीजेपी की सरकार ब्रेक हुई है और महबूबा मुफ्ती वहाँ की चीफ मिनिस्टर से हटी है। ये थोड़ी एक्सटर्नल नॉलेज थी जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बात करते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो फर्स्ट है पावर टू समन एंड प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। अब चुपचाप आप मेरी बात सुनने पर फोकस करें। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा को क्या कर सकती है, उसको सेशन को स्टार्ट कर सकती है, जिसको कहते हैं समनिंग। समनिंग किसको कहते हैं, सेशन को स्टार्ट करना। प्रोरोगेशन किसको कहते हैं, सेशन को एंड करना। तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है कि वो लोकसभा प्लस राज्यसभा का सेशन को स्टार्ट कर सकती है, जिसको कहते हैं समन, एंड प्रोरोग कर सकती है सेशन को। प्लस एक और पावर होती है, लोकसभा को क्या कर सकती है, टेम्पोरली डिसॉल्व कर सकती है। मतलब कि मान लो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, जो कि आप यूनियन पार्लियामेंट में पढ़ोगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मान लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार गिर गई, तो लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ा, या फिर कोई बहुमत नहीं हुआ एंड ऑल दैट की वजह से लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़े, तो वो पावर किसके पास होती है, वो होती है प्रेसिडेंट के पास होती है। सेकंड, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे एडिशन बताना चाहता हूँ कि राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व। ये डिसॉल्व का सिंबल है, मैं खुद से बनाया हूँ, और ये डिसॉल्व नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, इसका यही है, इसीलिए कह सकते हैं कि राज्यसभा इज़ कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा को अपर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे आप अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये वाला आपने क्लियर कर लिया है, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, ये अलग क्लियर हो चुका है। आगे सुनो, आगे नॉमिनेटिंग मेंबर्स टू द हाउसेस। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जो है 2 मेंबर्स को लोकसभा में नॉमिनेट करता है और 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। ठीक है, ये 2 मेंबर्स को लोकसभा में और 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। अब इसके बारे में इसकी क्राइटेरिया सुनो। ये जो 2 लोगों को लोकसभा में नॉमिनेट करता है, ये कहाँ से करता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से ये 2 मेंबर्स को लोकसभा में नॉमिनेट करता है। यानी कि एंग्लो इंडियन लोग 2 लोग नॉमिनेट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा। अब 12 जो रह गए जो आरएस में आते हैं राज्यसभा में, उसके लिए आप यहाँ पे वाला पॉइंट पढ़ो। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा फ्रॉम अमॉन्ग पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दिस मैटर्स। यहाँ पे है आपका साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस एक्सेट्रा। ठीक है, लिटरेचर भी है। तो जो स्पेशल टैलेंटेड पीपल होते हैं, ठीक है, जैसे कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया अलग अलग फील्ड्स में, लिटरेचर, आर्ट, स्पोर्ट्स एंड ऑल। जैसे अभी सचिन रमेश तेंदुलकर जो है, सचिन जो आपको पता होगा बड़े क्रिकेटर रहे हैं, वो भी आरएस के मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, या फिर हैं, मुझे उतनी क्लियर जानकारी नहीं है, बट वो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। तो वो भी क्रिकेट यानी कि स्पोर्ट के बहुत ही माने जाने प्लेयर थे, इसीलिए उनका भी सिलेक्शन हुआ है राज्यसभा में। और भी ऐसे 11 लोग और हैं जिन्हें प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट कर रखा है। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे सुनो, आगे है द राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस। तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि वो लोकसभा प्लस राज्यसभा को एड्रेस करे एट द कमेंसमेंट ऑफ द जनरल इलेक्शन। अब इसको सिंपल टर्म में समझें तो जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मान लीजिए 2019 में लास्ट प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, ठीक है, तो उसके तुरंत बाद जो पहला सेशन होता है, आपको पता होगा या फिर आपको पता चलेगा जब आप यूनियन पार्लियामेंट पढ़ोगे कि जो पार्लियामेंट के होते हैं वो होते हैं 3 सेशन। एक होता है आपका बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन। तो जनरल इलेक्शन के बाद जो भी पहला सेशन हो, ठीक है, जनरली मॉनसून सेशन ही होता है ये जनरल इलेक्शन के बाद। तो जनरल इलेक्शन यानी कि प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद जो पहला सेशन होता है, उसमें ये दोनों हाउसेस को एक साथ बुलाते हैं और खुद ने एड्रेस करते हैं। ठीक है, और वो मैसेजेस भी भेज सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए दोनों हाउसेस को ये मैसेज भी भेज सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ कौन, इंडिया। आगे सुनो, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर दिखे ना दिखे मैं बता देता हूँ। असेंट टू लेजिस्लेशन, इस पॉइंट का क्या मतलब होता है, इसका पॉइंट का मतलब होता है कि जो मनी बिल होता है वो तो प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं होता है, उसे उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि वो उसी के रिकमेंडेशन पे आता है। लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल्स होता है, ऑर्डिनरी बिल्स को क्या होता है, मान लो ऑर्डिनरी बिल पास हुआ एक हाउस में, दूसरे हाउस में प्रेसिडेंट के पास गया, उसे लगा नहीं भाई थोड़ी इसमें गड़बड़ है, इसमें थोड़ी गड़बड़ है,
जो कि देश में बाद में दिक्कत खड़ी कर सकती है, तो वो वापस उस बिल को भेज सकते हैं वापस से देखने के लिए कि भाई कुछ गड़बड़ी है, इसको ठीक करो, वापस लेके आओ। लेकिन ये काम सिर्फ किसके साथ कर सकते हैं, वो ऑर्डिनरी बिल के साथ कर सकते हैं। मनी बिल के साथ एसेंट ऑफ लेजिस्लेशन की पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। चलिए अगला पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है प्रीवियस सैंक्शंस टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल। यही मैंने कहा जो पिछले पॉइंट का कनेक्टिंग ये पॉइंट है कि मनी बिल को वो क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं रेकमेंड को वापस भेज सकते कि भाई थोड़ा चेंज करो, क्योंकि वो उन्हीं के सुझाव पे आया है। जब उन्होंने ही सुझाव दे दिया तो उन्हें क्यों चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। ये उसके बाद एक बिल होता है, मान लीजिए कि हमें नया स्टेट बनाना है, जैसे तेलंगाना बना, झारखंड बना, ये सारे स्टेट्स जो बने, तो वो बनाने के लिए बिल भी जो पास होता है, जो बिल आता है वो भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे आता है। प्रेसिडेंट ही रिकमेंड करता है ऐसे बिल लाने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी बाउंड्री किसी स्टेट की, ठीक है, मैं इसे इतना बड़ा करना है, थोड़ा बड़ा करना है, ये पहला बार है, ये दूसरा बार है, मतलब बड़ा कर दिया, थोड़ी बाउंड्री को अल्टर की है। यहाँ समझिए ये एक बाउंड्री है स्टेट की, मान लीजिए एक्स स्टेट है, अब मुझे इस बाउंड्री को इतना बड़ा करना है, यानी कि इसको बड़ा करना है, तो ये जो है ये अल्टरिंग द बाउंड्री है। ये वाली बिल की जो, ये भी एक बिल है एक तरह का, और इसको भी अगर आपको लाना है तो ये भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में। आगे सुनो, पावर टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक डायरेक्शन होती है, एक कमांड होती है अथॉरिटिव नेचर की, और इसका जो पावर होता है, इफेक्ट होता है, वो पार्लियामेंट, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की तरह ही होता है। तो जो प्रेसिडेंट के पास होती है ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने की, ऑर्डिनेंस को, ठीक है, ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने की पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है, ठीक है। तो ये जो होता है ये किसके तहत किया जाता है, ये किया जाता है आर्टिकल 123 के तहत। 123 ये याद रखिएगा, आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वो कर सकता है, प्रोमलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस। अब चलिए आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग इस लेजिस्लेटिव पावर्स में। तो जो आखिरी पॉइंट है वो लिखा है प्रेसिडेंट असेंट टू स्टेट बिल्स। इसको आप अच्छे से पढ़िए कि जो बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर में बी रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। A president can refuse assent to a bill reserved for this consideration. The president can also send back for reconsideration. मान लीजिए स्टेट का एक बिल है, मान लीजिए झारखंड स्टेट है, वहाँ पे एक बिल पास हुआ, लेकिन गवर्नर चाहता है कि वो प्रेसिडेंट रिव्यू करे, तो गवर्नर अपने पास रखता है, उसको कहाँ भेज देता है, प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट वही करता है ये काम, प्रेसिडेंट वही करता है स्टेट बिल के साथ जो वो काम करता है ऑर्डिनरी बिल के साथ। अच्छा लगा टिक करेगा, ख़राब लगा रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेजेगा, ठीक है। तो ये कुछ बिल्स, सर्टेन बिल्स होते हैं जो कि गवर्नर ऑफ द स्टेट रख लेता है, रिजर्व कर लेता है प्रेसिडेंट के रिव्यू के लिए। प्रेसिडेंट को लगता है सही है, टिक करेगा, नहीं करेगा, अब भेज देगा वापस, इसको ठीक करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होते हैं, स्पेशल पावर्स। डिस्क्रिशनरी का मतलब यही होता है, क्या होता है, स्पेशल पावर। स्पेशल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहा गया है, द प्रेसिडेंट में विथहोल्ड असेंट टू अ बिल और सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन व्हाट इज नॉट अ मनी बिल। ये आपको मैंने 2 बार पहले समझाया है। ऑर्डिनरी बिल्स रहेंगे या फिर कोई और बिल्स रहेंगे मनी बिल के अलावा, मनी बिल को साइड में रखो, मनी बिल एक्सेप्शन है इसमें। ऑर्डिनरी बिल या फिर अन्य कोई भी बिल रहेगा तो अगर इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो वो उसको सही भी बोल सकता है कि हाँ भाई सही है, उसको इम्प्लीमेंट करो और लॉ की तरह, एक्ट की तरह, वरना इसको कैंसिल करो। ये पावर होती है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे सुनो, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट, ठीक है। अब प्रेसिडेंट नहीं बोलता, अब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है कि अगर तुम्हारे पास प्रेसिडेंट के पास बिल आया तो भाई तुम 3 दिन के अंदर इसको फैसला लो, या 6 दिन के अंदर फैसला लो, या 9 दिन के अंदर फैसला लो। तो ये प्रेसिडेंट के पास लिबर्टी है कि वो अपना टाइम लेके इस बिल के ऊपर अपना फैसला सुना सकता है कि इसके बिल का क्या करना है, ठीक है। आगे सुनो, आगे है अ सिचुएशन में राइज बनाटो। इतना पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं, सीधा मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए जनरल इलेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ। मान लीजिए 300 सीटें हैं, मुझे 300 का एग्जाम्पल बड़ा मज़ा आ रहा है देने में, इसलिए बार बार यही दे रहा हूँ। 300 सीटें हैं, समझिए बात को। अब आपका जो बहुमत आएगा किसी सरकार का, मान लीजिए 151 पे बहुमत है। अब मान लीजिए बीजेपी को मिले 121, कांग्रेस को मिले 80 और अन्य को जो भी है उसे मिले 80 वगैरह, जो भी अन्य बीएसपी, टीएमसी वगैरह। तो यहाँ पे किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है। तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि किस आदमी को, किस पार्टी को मौका दिया जाए सरकार बनाने का, ठीक है। ये होती है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगला पॉइंट है
ये भी बहुत लंबा पॉइंट है, ज़रूरत नहीं ज़्यादा, मेरी बात सुनो, बस मेरी बात सुनो। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ोगे, जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। तो मान लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन NCM पास हो गया प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। NCM पास होने का मतलब है कि अब प्रधानमंत्री को रिज़ाइन करके टाटा बाय बाय करके अपने गांव को निकलना पड़ेगा, मतलब अब प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। इस स्टेज में अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को थोड़ा समय देने के लिए जनरली प्रधानमंत्री क्या करेगा कि बोलेगा कि भाई तुम इसको डिसॉल्व करो लोकसभा को, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के ही हाथ में होता है। वो बताता है प्रेसिडेंट को कि तुम्हें कब डिसॉल्व करना है कब नहीं। लेकिन इस स्टेज पे जब उसने कॉन्फिडेंस खो दिया है, उस समय ये बात लागू नहीं होती है। प्रेसिडेंट अपने मतलब से डिसॉल्व करे ना करे वो उसके ऊपर होता है। वो क्या करेगा, वो इस बात को नहीं मानेगा प्रधानमंत्री की कि वो उसको डिसॉल्व करे। वो क्या करेगा, वो करेगा कि एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश करेगा। ये काला वाला लाइन आप लोग पढ़ो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कि मान लीजिए आप प्रधानमंत्री कोई है, मोदी हैं, चलो मोदी जी हैं, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, नहीं भाई अब मेरे बस की नहीं, मैं चला घर। अब मान लीजिए राहुल गांधी है, और हैं आपके अरविंद केजरीवाल AK, और हैं आपके ममता बनर्जी MB। अब इन तीनों ने कहा कि भाई मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे बनना है। किसे बनाओगे? किसी के पास भी खास बहुमत नहीं है, खास स्टेबल सरकार देने की ताकत नहीं है किसी के पास कि वो स्टेबल सरकार दे सके। इस समय प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस समय ये क्या करेंगे, इस समय ये पॉसिबिलिटी दिखेंगे एक गवर्नमेंट बनाने की सेंटर में, यानी कि लोकसभा में। अगर वो नहीं कर पाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं खोज पाए, तो लोकसभा को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। इसी के साथ आपके डिस्क्रिशनरी पावर्स भी समाप्त हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं इमरजेंसी की तरफ। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं आपातकाल के बारे में, यानी कि इमरजेंसी के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 3 इमरजेंसी पावर्स होती है। कौन कौन सिचुएशन में लग सकते हैं? सबसे पहले ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल से वॉर होने का सिचुएशन पे हो सकता है। सेकंड है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है अगर किसी चीज़ों पूरे इंडिया की मॉनेटरी सिस्टम बर्बाद हो जाती तो हो सकता है। एंड थर्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होना, ठीक है। तो ये 3 जो आपकी कंडीशंस हैं उन पे हो सकती है आपकी इमरजेंसी। एक्सटर्नली अगर हमारे देश को वॉर फेस करना पड़े तो उसे हम लोग कहते हैं जनरल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, जिसमें लगती है हमारी आर्टिकल 352, और वो होती है हमारी नेशनल इमरजेंसी भी उसे कहते हैं, ठीक है। और जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो होती है हमारी आर्टिकल 360, ठीक है। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी वाली जो इमरजेंसी होती है वो लगती है बाय द आर्टिकल 356। ये 3 आर्टिकल्स 352, 356 और 360 आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आर्टिकल 352 का इस्तेमाल एक्सटर्नल वॉर अगर होता है, हमारे कंट्री के ऊपर वॉर फेस करने की सिचुएशन आती है तो यूज़ होता है। आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ ब्रेकडाउन, मतलब कि अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रही है और प्रेसिडेंट को इस बात का पुख्ता सबूत मिलता है तो वो वहाँ पे इमरजेंसी लगा सकते हैं। और तीसरा होता है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जहाँ पर अगर प्रेसिडेंट को ये फील होती है कि हमारी इंडिया की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बहुत ख़राब है, वहाँ पे वो लगा सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। चलिए बढ़ते हैं आगे की स्लाइड की तरफ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक वाइस प्रेसिडेंट का भी ऑफिस क्रिएट कर रखा है, ठीक है। आगे सुनो क्वालिफिकेशन, इनके भी क्वालिफिकेशन आपको याद रखने हैं, लगभग सेम है। पहला पॉइंट तो दोनों का सेम है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। कंपैरेटिव स्टडी से समझा रहा हूँ आपको। दूसरा सुनो, दूसरा है अबव 35 ईयर्स के अबव होने चाहिए, मस्ट बी अबव 35 ईयर्स ऑफ एज। तीसरा जो डिफ़र करता है वाइस प्रेसिडेंट में, जो हमारे प्रेसिडेंट का पढ़ा था, ये मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, उन्हें क्वालिफाइड होना चाहिए ताकि वो लोकसभा के मेंबर बन सके। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में क्या होना चाहिए, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इन्हें एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा भी कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो मेन काम होता है वो कंसर्न होता है राज्यसभा से ही। आगे सुनो, आगे टर्म ऑफ ऑफिस, नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस दोनों का सेम रहता है, 5 साल रह सकते हैं, ठीक है। और सुनो, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द वाइस प्रेसिडेंट में रिज़ाइन बाई ऑफिस बाई बिफोर द एक्सपिरेशन बाई राइटिंग टू द प्रेसिडेंट को लिख के रिज़ाइन कर सकते हैं। एक बात और आपको डिफरेंस में अगर आ गया तो ये भी लिख सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी
इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है। और एक चीज़, एक और डिफरेंस जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में होता है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट का, उसमें विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें विधानसभा के लोग नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। चलो बच्चों, तो चैप्टर के आखिरी पार्ट में हम लोग पहुँच चुके हैं। बहुत अभी तक मज़ा आया है, इसको भी मज़े से कंप्लीट कर लो, जो कि है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वीपी ऑफ इंडिया, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट है, ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है राज्यसभा की, वही बैठते हैं राज्यसभा में। ठीक है, जो मेन हेड होते हैं, जो बैठते हैं, आपने देखा होगा लोकसभा में स्पीकर बैठते हैं, चिल्लाते रहते हैं सब पे कि आप मर्यादा बनाए रखें, गरिमा बनाए रखें, और जो डिसाइड करते हैं कि स्पीचेस कब बोलनी है, क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेना है नहीं लेना है, वही काम होता है स्पीकर का, और वही काम होता है राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट का। वो बैठते हैं, ही इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, और वो क्या करते हैं, यहाँ पे आप काले अक्षर में पढ़ सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, कि ही रेगुलेट्स द डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। वो रेगुलेट करते हैं डिबेट कब हो, और आपकी प्रोसीडिंग्स जो भी होती हैं, ऑर्डर ऑफ स्पीचेस को डिसाइड करते हैं कि पहले पर्सन नंबर 1 बोलेगा, फिर पर्सन नंबर 2 बोलेगा, फिर पर्सन नंबर 3 बोलेगा, ये चीज़ वो करते हैं। डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ अ रिजोल्यूशन और क्वेश्चंस। एक रिजोल्यूशन मान लीजिए, रिजोल्यूशन को अगर आपको एडमिशन लेना है, उस रिजोल्यूशन को लाना है नहीं लाना है, वो सब काम है वाइस प्रेसिडेंट का। और थर्ड क्या है, थर्ड है आपका, मे सस्पेंड और एडजर्न द बिजनेस ऑफ द हाउस इन केस ऑफ ग्रेव डिसऑर्डर। माने बड़ी बदतमीजी हो रही है, ऐसा आपको लोकसभा में ज़्यादा देखने को मिलेगा, बड़ी बदतमीजी हो रही है किसी बात को लेकर, उस समय वो बंद कर सकते हैं, उस समय सस्पेंड कर सकते हैं। आपका वाइस प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं उस समय, राज्यसभा को प्रोरोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे सुनो। वाइस प्रेसिडेंट, मान लीजिए वोटिंग हुआ किसी बात को लेकर, वोटिंग हुई किसी रिजोल्यूशन को लेकर, 300 लोग हैं राज्यसभा में, 150 वोट पॉजिटिव में आए, उस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में नहीं आए, और 300 वोट अगेंस्ट में आए। 150 वोट फेवर में, 150 वोट अगेंस्ट में। सिर्फ उसी सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट वोट कर सकता है, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट को वोट करने का हक नहीं होता है। ओनली इन द केस ऑफ टाई इन द रिजोल्यूशन अ वाइस प्रेसिडेंट कैन वोट, अदर इंस्टेंस ही कैन नॉट वोट। अब वीपी का ही वोट डिसाइड करेगा कि वो रिजोल्यूशन आया जाएगा, वो बिल आया जाएगा या फिर नहीं लाया जाएगा। तो वही होता है आपका वोटिंग फंक्शन ऑफ द लोकसभा वाइस प्रेसिडेंट। जब रिजोल्यूशन या किसी बात पर टाई हो जाए, उसी वक्त पर वो वोट कर सकता है, वरना नहीं। यहाँ तक आप पढ़ के समझ जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें और पढ़ते रहें, या फिर ये बुक होगी तो पढ़ सकते हैं। आगे सुनो, अगला फंक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन। तो कभी कभी ऐसा मौका बन जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का काम करना पड़ता है। ऐसा कब होता है वो समझना ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर क्वेश्चन। पहला है डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर मर जाता है तो नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट होने तक वाइस प्रेसिडेंट को उसकी गद्दी और उसका काम संभालना पड़ता है। आगे सुनो, अगला है रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया, अगर प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया उस वक्त भी वाइस प्रेसिडेंट को उनका काम करना पड़ता है। थर्ड, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट्स आपको पता है, प्रेसिडेंट रिमूव हो जाता है, बहुत पढ़ाया है मैंने आगे आपको। तो अगर आपका रिमूवल हो गया प्रेसिडेंट का, तो भी वाइस प्रेसिडेंट को उनका काम करना पड़ता है। चौथा सुनो, व्हेन प्रेसिडेंट ओविंग टू एब्सेंस और इलनेस ऑफ एनी अदर कॉज इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस। मान लीजिए बीमार है, बेड रिडन है, इनकैपेसिटी है उनके पास कि वो फंक्शंस कैरी नहीं कर पाते प्रेसिडेंट अपना, तो वाइस प्रेसिडेंट अपना काम, प्रेसिडेंट का काम वही करते हैं। आपको एक जानकारी के लिए बात बता दूं, हमारे जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है वो हैं श्री एन वेंकैया नायडू। ठीक है, एन वेंकैया नायडू है हमारे वाइस प्रेसिडेंट। और लास्ट आप यहाँ पे पढ़ लीजिएंगे कि इन द इवेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल वाइस प्रेसिडेंट एज द प्रेसिडेंट, मतलब कि जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो तब तक वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का डिस्चार्ज करना पड़ता है ड्यूटी। इसी के साथ हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बहुत आसान तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो हाँ, अब ये याद रखें कि अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स पैलेस को। आपको मिलता हूँ नए सेशन के साथ, तब तक के लिए